नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। और अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सोशल वर्क से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ मिलेंगी, साथ ही साथ नेट से जुड़े जो भी टॉपिक्स हैं उनको भी कवर किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आपको ये हम बता दें, इससे पहले हमने सोशल वर्क से जुड़ी हुई जो भी थियरीज है उनके बारे में डिस्कशन किया था, जो कि सोशल वर्क प्रैक्टिस में यूज होता है। आज हम कुछ थेरेपीज के बारे में बात करेंगे जो सोशल वर्क प्रैक्टिस में यूज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज हमने कोशिश की है कि जो हमारे हिंदी के लर्नर्स हैं हम उनके लिए भी कुछ ले आए। तो हमने आज का जो हमारा स्लाइड है उसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है। वैसे तो मैं ये सारी चीजें आपको हिंदी में समझाती हूँ, लेकिन हमारे स्लाइड में भी आज हमने उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी ऐड किया हुआ है। तो आप चाहें तो उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने डेवलप किया था, वो है डॉक्टर एरन बेक। इन्होंने ये थेरेपी डेवलप की थी। और इसका मुख्य काम होता है, जो व्यक्ति है, जो मतलब कि जो क्लाइंट है, जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है, जिसे समस्या है, उसके जो विचार हैं, जो उसका व्यवहार है, उसमें इस थेरेपी के द्वारा उसकी समस्या को सोचने का, समझने का जो तरीका है, उसमें बदलाव करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी है, जिसको शॉर्ट टर्म समय के लिए चलाया जाता है। और इसमें जो व्यक्ति होता है, कोशिश की जाती है कि जो उसकी फीलिंग्स, आइडियाज है और जो उसका बिहेवियर है, उसको इस तरीके से चेंज करने में उसकी हेल्प की जाए जिससे वो उसको मॉडिफाई कर सके। और जो एक उसकी अपनी समस्या को लेकर या अपनी जो सिचुएशन है उसकी, उसको लेकर जो एक नेगेटिव थॉट है उसके दिमाग में, और जो उसकी फीलिंग्स है, उसको कैसे उससे अलग किया जा सके। और वो एक समस्याग्रस्त व्यक्ति की तरह ना सोच के, बल्कि उसे इस तरीके से देखे कि उसका सॉल्यूशन कैसे वो कर सकता है। तो मेन फोकस इस पे किया जाता है। जो क्लाइंट है उसके सोचने के तरीके में बदलाव किया जाता है, जो नेगेटिव चीजें हैं उसको हटाने की कोशिश की जाती है। और ये सारी चीजें हम, जो हमारा क्लाइंट होता है, उसके थ्रू करते हैं, मतलब उसके साथ मिलकर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सीबीटी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो सीबीटी में जो थेरेपिस्ट होता है, वो क्लाइंट को इस तरीके से हेल्प करता है कि जो क्लाइंट है वो खुद से अपने जो नेगेटिव उसके थॉट है, मतलब जो नकारात्मक विचार हैं और जो नेगेटिव फॉल्स बिलीव्स हैं, उसको अपने समस्या को लेकर या अपनी सिचुएशन को लेकर जो नेगेटिव चीजें हैं, वो उसको खुद से पहचान सके। और इसको अगर वो पहचान लेता है तो उसको समझ में आ जाता है कि जो मेरे विचार है, जो मेरा विश्वास है, वो गलत है। तो कैसे वो उसको सही तरीके से, मतलब कि एक वो वहाँ पे एक कह सकते हैं एक क्लाइंट की तरह ना सोच के, वो उसको सॉल्यूशन सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके सोचे, कैसे इस चीज में बदलाव लाए, इसके बारे में ये काम करता है। तो हम बात करते हैं सीबीटी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सीबीटी जो होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को इस तरीके से असेस करता है, मतलब उसको इस तरीके से सपोर्ट करता है या हेल्प करता है कि क्लाइंट अपनी जो समस्या है उसको अच्छे तरीके से समझे। और उस समस्या के पीछे जो उसका नकारात्मक सोच है, जो उसका फॉल्स बिलीव है कि इस कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं, जो उसमें नेगेटिव चीजें हैं, जो उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही है, उसको समस्या पर ज्यादा फोकस करने करने के लिए प्रेरित कर रही है, ना कि उसको समाधान के लिए प्रेरित कर रही है। तो इस तरीके से जो थेरेपिस्ट होता है वो हेल्प करता है कि जो व्यक्ति है, जो क्लाइंट है, जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है, वो अपनी जो उसकी सोच है, नकारात्मक सोच है, जो उसके दिमाग में नकारात्मक भाव आ रहे हैं, अपने जो नकारात्मक विश्वास है लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, अपने जो इन्वायरमेंट है या जो भी समस्या है, उसको वो चैलेंज करे, वो खुद चीज़ों को समझे कि उसके लिए क्या चीज़ सेंसिबल है, मतलब क्या चीज़ वो ऐसी है जिसको वो सच में जो समस्या है, या फिर ये सिर्फ उसके माइंड में वो थॉट है। वो जितनी समस्या देख रहा है जितनी बड़ी, क्या सच में वो समस्या इतनी बड़ी है, इस चीज़ को समझने में थेरेपिस्ट उसको हेल्प करता है। जब एक बार व्यक्ति समझ जाएगा कि जो उसकी समस्या है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ उसने दिमाग में उसको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक किया हुआ है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पर वो फोकस कर रहा है, ना कि पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब उसे समझ में आ जाती है तो वो वहाँ पे एक तरीके से समझदारी से अपना फैसला लेता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है और क्या गलत है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो थेरेपिस्ट होता है वो सहायता करता है क्लाइंट का कि वो अपनी समस्या को अच्छे तरीके से समझ पाए और एक अच्छा बेहतर कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो डेवलप कर पाए। कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब कि जो समस्या है उसको सामना करने के लिए या उसका समाधान करने के लिए
सही तरीके से सोच पाए, सही विचार ले आ पाए, नए आइडियाज ला पाए, ना कि सिर्फ अपनी समस्या को लेकर वो परेशान रहे। तो ये इस तरीके से हेल्प करता है जो थेरेपिस्ट होता है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कि सीबीटी के फायदे क्या है, मतलब कैसे ये फायदा पहुंचाती है या कैसे क्या बेनिफिट है इसके। तो सीबीटी जो होता है ये खास तौर से जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, या ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें हेल्प करता है ये। जैसे आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो ओवर थिंक कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्या उसकी समस्या सच में इतनी बड़ी होती है। जरूरी नहीं है कि वो समस्या उतनी ही बड़ी हो जितनी वो सोच रहा है, हो सकता है कि उसके सोचने के तरीके में कोई गड़बड़ी हो सकता है वो सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में देख रहा हो, इसलिए वो उसके सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो सीबीटी के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव थॉट ले आए और जो नेगेटिव चीजें हैं उसको एक्सक्लूड करें, अलग करें, और सोचने का एक नया तरीका, एक क्रिएटिव तरीका ढूंढ पाए जिससे अपनी समस्या का समाधान खुद कर पाए। ठीक है, और इसके अलावा जो होता है कि कैसे बेहतर तरीके से कोई व्यक्ति है, मान लीजिए जैसे स्ट्रेस की समस्या, एंजाइटी की समस्या है, तो ये चीज एक डेवलप करने में हेल्प करता है सीबीटी के थ्रू उस व्यक्ति को, जो क्लाइंट है, कि वो अपने स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज करे। स्ट्रेस में आके वो मतलब बहुत सारी चीजें होती है इंसान करता है, जैसे ओवर ईटिंग कर रहा हो या ऐसी सारी समस्याएं होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं डेवलप होके बाद में काफी दिक्कत करती हैं। तो जब इंसान को सही तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आ जाएगा, तो ये जो एक छोटी सी समस्या के कारण जो बड़ी समस्या होने वाली है, वो समस्या वहां पे रुक जाती है। और ये व्यक्ति जब इन सब चीजों को अच्छे से कर पाता है, तो उसका जो होता है खुद का थॉट प्रोसेस होता है वो इम्प्रूव होता है, लोगों के साथ उसका रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होता है। ये सारी चीजें वो बेहतर तरीके से कर पाता है। वो अपनी जो मेन समस्या है उस सिर्फ उस पे नहीं उलझा रहता है, बल्कि जो उसका सॉल्यूशन हो सकता है वो उस पे काम करता है। और ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है जो कि 12 से 16 हफ्ते लगभग चलता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसके बाद क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से कौन कौन से टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे इसमें एक थॉट चैलेंजिंग टेक्निक है। मतलब इसमें व्यक्ति अपने जो क्लाइंट होता है वो अपने जो उसकी नेगेटिव थॉट है, नकारात्मक जो उसके विचार है, वो उसको समझने की कोशिश करता है। और इसमें क्वेश्चंस कुछ पूछता है, जो थेरेपिस्ट होता है वो इस तरीके से पूछता है कि व्यक्ति खुद से, जो मतलब क्लाइंट है, वो खुद से समझ पाता है कि अच्छा मैंने जो जो मेरी ये समस्या के बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्या सच में ये इतनी बड़ी समस्या है। अच्छा ये मान लीजिए समस्या है, तो ये अगर कोई नकारात्मक चीज है, अगर मैं इसको हटाता हूँ, अगर मैं इसके सकारात्मक पहलू पे ध्यान दूं या इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दूं, तो क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ ये वैलिड है, इस चीज से मिलता जुलता है। तो वो चीजें वो खुद को एक तरीके से, जब उसको एविडेंस मिलता है अपना, मतलब जो भी समस्या है वो देखता है, जब वो चीजों को समझता है और जब उसको प्रूफ मिलता है कि ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपने थॉट को ही चैलेंज कर रहा होता है। तो इस तरीके से जब थॉट को इंसान चैलेंज करता है, नेगेटिव चीजों को वो चैलेंज करता है कि नहीं, अगर मेरी समस्या ये है कि मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है जॉब नहीं है, तो मैं सिर्फ इसमें ध्यान दे रहा हूँ कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ। लेकिन जब व्यक्ति ये सोचने लगे कि ठीक है मेरे पास जॉब नहीं है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, उसे पता चलेगा कि उसकी स्किल की कमी है या जो भी चीज है, तो फिर वो उस पर चैलेंज करेगा। ठीक है मेरे पास स्किल नहीं है, तो क्या मैं अगर ये स्किल डेवलप कर लेता हूँ तो क्या मुझे जॉब मिलेगी। तो जवाब वो खुद देगा, हाँ या ना, जो भी चीजें होंगी, तो वो समझ जाएगा कि हाँ मेरा सिर्फ नेगेटिव सोचना ही नहीं है, मुझे पॉजिटिव चीजों पर भी ध्यान देना। तो इस तरीके से वो अपने जो नेगेटिव थॉट है उनको खुद चैलेंज कर रहा होता है। दूसरी चीज आती है बिहेवियरल एक्टिवेशन। इसमें जो होता है व्यक्ति पॉजिटिव चीजों को ज्यादा ध्यान में देता है, और जो चीजें उसकी नेगेटिव है उसको रिड्यूस करता है, उसको मतलब हटाने की कोशिश करता है। पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है स्ट्रेस में है, तो वो ओवर ईटिंग के बजाय क्या करेगा, वो फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, उससे उसका क्या होगा, उसका फिटनेस भी अच्छा होगा, और जिसकी वजह से उसके मेंटल प्रोसेस में भी जो चीजें होंगी वो बढ़िया होंगी, क्योंकि जब इंसान एक्टिव होता है तो उसका माइंड भी एक्टिव होता है। तो इस तरीके से वो अपनी चीजों को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव चीजों को रिप्लेस कर रहा होगा। इसके अलावा एक्सपोजर थेरेपी भी होता है, जिसमें कि खासतौर से व्यक्ति नई चीजों को समझने की कोशिश करता है कि कैसे अपने जो समस्या है वो उसको कैसे खुद से कंट्रोल करे, इन सब चीजों पे ध्यान देता है। वो सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ध्यान ना देके, तो होता है कि मैं इसको कैसे और अच्छे से तरीके से कर सकता हूँ, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। वो चीजों को, जो अपना थॉट है उसको उसपे से हटाकर वो बाकी चीजों पे भी एक्सपोजर लेता है, चीजों को और गहरे तरीके से समझने की कोशिश करता है कि अगर मेरी ये समस्या है तो मैं इसके लिए और क्या क्या चीजें सॉल्यूशन ला सकता हूँ, वो इस पे फोकस करता है। और इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका जो मेन मोटिव है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये
अदर जो इसके टेक्निक्स हैं उसके थ्रू ये क्या करता है, व्यक्ति अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, फिर उनके सॉल्यूशन पे काम कर रहा होता है। हमेशा कोई जो समस्या बताई जाती है जरूरी नहीं है कि वही समस्या ही मेन हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसा कारण हो जिसके कारण वो समस्या उत्पन्न हुई है, और हम उस समस्या पे ध्यान दे रहे हैं जो हमें सामने से दिख रहा है, उसके पीछे का मेन कारण कुछ और होता है। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना और फिर उस समस्या को जड़ से खत्म करना, ये जो हमारा सीबीटी टेक्निक है उसमें हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारी दूसरी चीज होती है कि इसमें हम अपने पास्ट की चीजों पे ज्यादा फोकस ना करके हम जो कोशिश करते हैं कि जो जो अभी हमारा जो थॉट है, जो इमोशंस है, उसको हम कैसे डेवलप कर सके, उस उसमें कैसे हम बदलाव ला सके। क्योंकि अगर हम पीछे की चीजों में फंसे हुए रहेंगे, उस पर ध्यान देंगे कि हाँ मेरे साथ ये समस्या हुई थी जिसके कारण मैं झेल रहा हूँ, ये सारी चीजें दिमाग में होती हैं, तो आप क्या करें, आप कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आप अपने पास्ट में फंसे हुए हैं। लेकिन सीबीटी जो होता है वो आपके इसी जो आपका सोच का तरीका है, वो आपके सोच में ही बदलाव करने का काम करता है। वो आपका जो एक विचार का तरीका है, जो जिस तरीके से आपका थिंकिंग है, जो नेगेटिविटी है, उसमें वो चेंज लाने की कोशिश करता है। और जब आपके थॉट, इमोशंस और इन सब चीजों में चेंज होता है, तो धीरे धीरे वो चीजें आपकी क्या होती हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो निकल के आती हैं, और आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हो। आपका फोकस जो होता है वो प्रेजेंट पे, आप कैसे बेहतर कर सकते हो इसको, इस पे आप ध्यान देते हो। तो ये चीजें होती हैं इसमें। तो जो हमारा थॉट, इमोशन और बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ा होता है। हम कैसे सोच रहे हैं, हमारे अंदर कैसे इमोशंस है, उसी हिसाब से हम बिहेवियर करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी कनेक्टेड है, और ये तीनों एक मतलब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जब भी हम जैसा भी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम बहुत ही नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो चीज, ये हमारे बिहेवियर में है, हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे समझ में आ रहा है कि हमारे थॉट में भी नेगेटिव चीजें चल रही हैं, और हमारा जो फीलिंग है, जो हमारा इमोशन है, उसमें भी नेगेटिविटी चल रही है। और यही चीज अगर हम पॉजिटिव वे में कर रहे होंगे, हम हमारा जो बिहेवियर होगा, हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे, हम सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, तो इसका मतलब हम, हमारा जो सोच है वो पॉजिटिव है, और हमारा जो इमोशन है वो भी पॉजिटिव है उस सिचुएशन को लेकर, और बाकी चीजें। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। ये हमारा सीबीटी टेक्निक था। और ये हिंदी में भी है, आप देख सकते हैं इसको। हिंदी में जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। वैसे मैं हिंदी में सारी चीजें बता रही हूँ, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन का। क्राइसिस इंटरवेंशन भी एक तरीके से शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ही होता है। मतलब कि ये भी शॉर्ट टर्म ही चलता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है लोगों की लाइफ में, कि जिसकी वजह से उनके साथ जो उनका एक पर्सनालिटी होता है वो बिल्कुल तरीके से चेंज हो जाता है। या उनकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होता है जिसके कारण वो किसी किसी बीमारी या किसी मतलब कोई ऐसी समस्या उनके साथ हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो एक पर्सनालिटी होना चाहिए, जिस तरीके से एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का, वो नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर इसका एग्जांपल हम लें, तो कई बार आपने देखा होगा कि किसी के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है, जैसे किसने अपने लव्ड वन को खोया हो, या किसी के साथ फैमिली में कुछ ऐसी चीज हुई हो, किसी के साथ कोई क्राइम हुआ हो। तो ये सारी चीजें जब होती हैं, या फिर इसके अलावा देखा होगा आपने कि जैसे कि भूकंप आ जाता है, उसमें कोई भूकंप का कोई पीड़ित है, उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया, उसके साथ जो हुआ। तो वो सारी चीजें क्या है, ये जो समस्याएं होती हैं, जिसके कारण जो उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हुए होते हैं, उसके कारण जो उनकी लाइफ में बदलाव आ जाता है, या वो किसी एंजाइटी, डिप्रेशन और बाकी चीजों का कुछ ऐसा कुछ उनके साथ ऐसा होता है जिसके कारण उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो वो नेगेटिव तरीके से चीजों को सोचते हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण उनके बहुत गंभीर कोई बीमारी हो जाती है। तो ये सारी चीजें व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंदर से बिल्कुल खाली कर देती हैं, और उसका जो सोच होता है, जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, वो उस पर ध्यान ना देकर वो सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ध्यान दे रहा होता है। तो ऐसे में जो थेरेपी का यूज करते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन का, हम उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं स्टेप्स टू क्राइसिस इंटरवेंशन, जो कि अल्बर्ट रॉबर्ट और एलन हॉटन्स ने दिया था। इसमें 7 हमारे स्टेप्स होते हैं जो क्राइसिस इंटरवेंशन के दौरान इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है कंडक्टिंग अ सेफ्टी असेसमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे कि जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड में अपनी बात की कि जो व्यक्ति होता है वो किसी न किसी गंभीर घटना या किसी समस्या से ग्रस्त होता है, जिसके कारण उसके ऊपर बुरा असर पड़ा होता है।
मान लीजिए कोई किसी ने भूकंप या बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया हो, या उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी हो उसके जीवन में, या उसका डाइवोर्स हो गया हो, या उसका जॉब लॉस हो गया है, या कोई बड़ी बीमारी के कारण उसके साथ कोई ऐसी समस्या हुई हो जिसके कारण उसने लंबे समय तक झेला हो, या कोई घटना घटी हो जिसके कारण उसके दिमाग पर, मन पर बुरा असर पड़ा हो, तो उसके कारण वो तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति किसी के साथ खुलकर बात नहीं कर पाता है, वो अपनी समस्या को रख नहीं पाता है, या उसको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो जो जो भी थेरेपिस्ट होता है वो इस तरीके से असेसमेंट करता है, मतलब वो व्यक्ति के साथ इस तरीके से इस चीज़ों को डिस्कस करता है, ये शुरुआत करता है, जिससे जो आगे वाला क्लाइंट है उसको ये महसूस हो कि वो अपनी जो बातें शेयर कर रहा है या जो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है वो सेफ है, वहाँ पे वो अपनी बातों को रख सकता है। उसके साथ मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसके साथ कोई उसकी चीज़ों को कहीं अलग जगह पे शेयर किया जाएगा, या फिर उसके अंदर ये चीज़ होती है कि जो आगे वाला व्यक्ति है, जो थेरेपिस्ट है, वो उसको सपोर्ट करेगा, सहायता करेगा उसकी इस समस्या से निकलने में, या उसकी बातों को आगे वाला जो थेरेपिस्ट है वो उसकी बातों को समझ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं जब भी हम इस तरीके के इंटरवेंशन थेरेपी को यूज़ करते हैं। तो इसमें ये जो मेन थेरेपिस्ट होता है वो इसका ध्यान रखता है। इसके बाद आता है कि साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है क्लाइंट, उसके साथ समस्या है, वो मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है, उसके साथ लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से उसका किसी भी व्यक्ति से खुलकर बात करना या अपनी प्रॉब्लम शेयर करना या चीज़ों को बताना बहुत मुश्किल होता है। हर कोई अपनी बात को नहीं रख पाता है। तो ऐसे में उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है खुद को, जो थेरेपिस्ट होता है वो इस तरीके से अपने आप को वहाँ पे रखता है कि आगे वाला व्यक्ति जो है वो एक सेफ इन्वायरमेंट फील कर सके, उसे लगे कि हाँ, मेरा यहाँ पे मैं अपनी बातों को शेयर कर सकता हूँ, मेरी समस्या को समझा जाएगा, उसे सिर्फ देखा ऐसे ही नहीं लिया जाएगा, मेरी समस्या को समझा जाएगा और सुनने वाला जो व्यक्ति है वो समझेगा उसको, और जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर पाएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं साइकोलॉजिकल तरीके से एक भरोसा जो क्लाइंट का है आप पर होना चाहिए। इसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग द मेजर प्रॉब्लम्स। देखिए, हमें अगर हम इसका एग्जांपल लें, जैसे हमें अगर बुखार होता है या ऐसा कुछ हम देखते हैं कि बुखार हुआ है, तो बुखार हमारा एक सिम्पटम है ना? लेकिन उसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है कि हमें हमें कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर हो सकता है कि हमें मौसम की वजह से कोई मौसम के चेंजेस की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो उसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है। बुखार एक सिम्पटम है और इसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे डिप्रेशन की हम बात करें, तो डिप्रेशन यहाँ पे समस्या नहीं है। डिप्रेशन का मतलब ये है कि वो तो हमारा एक सिम्पटम है, लेकिन उस डिप्रेशन के पीछे का मेजर प्रॉब्लम क्या है। जैसे कोई व्यक्ति आएगा, मान लीजिए वो डिप्रेशन का शिकार है, तो वो कहेगा कि मुझे नींद नहीं आती है, या फिर मेरे साथ समस्या है कि मैं लोगों से बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, मुझे अकेले रहना पसंद है, ये सारी चीज़ें, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा, कोई समस्या हुई होगी जिसके कारण वो ये चीज़ें कर रहा होगा, ये चीज़ें उसके सामने दिख रही होंगी। तो मेजर प्रॉब्लम का पता करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसके सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे और उसके जो मेन प्रॉब्लम है उसका उसका जो जड़ है उसको हम खत्म कर पाएंगे। इसके बाद जो चौथा स्टेप आता है उसमें हेल्पिंग द पेशेंट्स एंड एक्सप्लोर देयर फीलिंग। मतलब इसमें जो क्लाइंट है, आप उसको हेल्प करते हो कि वो अपनी फीलिंग्स, जो उसके नेगेटिव फीलिंग्स है, पॉजिटिव फीलिंग्स है, जो भी चीज़ें हैं जो वो महसूस कर रहा है, वो उस चीज़ को समझे। वो सिर्फ नेगेटिविटी महसूस कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव चीज़ों पर ही फोकस करे। आप उसको हेल्प करते हो कि वो उसको अंदर तक जाए, उस समस्या को समझे कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो उसका जो थॉट प्रोसेस है उसके पीछे क्या कारण है। जब वो चीज़ों को समझेगा बारीकी से, तो वो जान जाएगा कि उसकी समस्या का कारण क्या है। उसके लिए चीज़ों को फिर सॉर्ट आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद पांचवा आता है कि जिसमें पेशेंट जो होता है और या क्लाइंट जो होता है, उसमें इस तरीके से उसके अंदर कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करने में हेल्प की जाती है, जैसे वो अपने आप को नए तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सके। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को लग रहा है कि उसे डिप्रेशन है, उसे समस्या है, तो वो सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि वो किसी और को दोषी बना रहा होगा। उसको ऐसे में इस तरीके से हेल्प की जाती है कि वो उस समस्या का समाधान करने पे फोकस करता है। वो कोई भी तरीका हो सकता है, वो अपनी जनरल राइटिंग कर सकता है, या फिर म्यूजिक सुन सकता है, या जो भी चीज़ें होंगी उसका अपना जो तरीका होगा, वो अपनी चीज़ों को किसी को बता सकता है, कोई क्रिएटिविटी यूज़ कर सकता है। तो उसका कोपिंग मैकेनिज्म उसके हिसाब से जो उसे पसंद आएगा, जो उसे समझ आएगा, जिसमें वो खुद को समझ पाएगा बेहतर तरीके से, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएगा, सॉल्यूशन पे फोकस कर पाएगा, वो चीज़ उसमें डेवलप की जाती है कि वो नेगेटिव चीज़ों को ना ध्यान देकर पॉजिटिविटी पे ध्यान दे।
इसके बाद जो होता है वो क्रिएटिंग एक्शन प्लान होता है, मतलब कि एक एक्शन प्लान जो होता है वो क्रिएट किया जाता है जिस पे काम किया जा सके। और इसमें ये जो सोशल वर्कर थेरेपिस्ट जो होगा वो ये चीज़ अपने क्लाइंट के साथ बैठ के ही तैयार करता है कि उसका क्लाइंट क्या चाहता है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहता है अपनी प्रॉब्लम को। ये सारी चीज़ें होती है। साथ में फिर प्लानिंग के बाद उसका फॉलोअप भी लेना ज़रूरी है। आपने कोई प्लानिंग की है, आप कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और अगर आप उसको चेक नहीं करोगे कि क्या सॉल्यूशन लिया जा रहा है, नहीं, सिर्फ आपने किसी को सॉल्यूशन बता दिया और वो सॉल्यूशन काम कर रहा है या नहीं, उसका कुछ आउटकम आया या नहीं, अगर आप उसको पता नहीं करेंगे तो आपका जो ये थेरेपी है वो कंप्लीट नहीं होगा। आपका जो प्रॉब्लम है उस क्लाइंट का वो समाधान नहीं हो पाएगा उसका। तो ऐसे में फॉलोअप भी ज़रूरी है। तो ये 7 स्टेप है जो कि इनके द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट और एलन द्वारा। इसको आप याद कर लीजिएगा कि किसके द्वारा ये दिया गया था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और फिर हम ये हिंदी में हमारा है, आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो। अ, अगर आपको हिंदी में नोट डाउन करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में हमने बात की कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो जैसे नेचुरल डिजास्टर, जैसे हमने बात की ना, बाढ़ है, भूकंप है, या ऐसी कोई आपदा आ गई है जिसके कारण कोई व्यक्ति है जिसने अपना घर खो दिया, या अपने परिवार के लोगों को खो दिया हो, या जॉब लॉस की समस्या, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या है, किसी को एंजाइटी या ऐसी बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा है जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से व्यक्ति ट्रॉमा में चला गया है, जिसकी वजह से उसके जो समस्या है वो गंभीर रूप से पनप चुकी है। इसके अलावा कोई मेजर बीमारी, बहुत सारे लोग हो जाते हैं जिनको किसी मेजर बीमारी के कारण वो लंबे समय तक जब उस चीज़ को झेल रहे होते हैं तो उनके अंदर अवसाद जैसी चीज़ें, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये जैसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि वो अपनी बीमारी से परेशान होता है। उसे लगता है कि ये बीमारी मेरे साथ ही क्यों हुई, मैं ही ये क्यों झेल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें, थॉट प्रोसेस दिमाग में व्यक्ति के आते रहते हैं। और इसके अलावा है सब्सटेंस अब्यूज, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ ड्रग्स वगैरह या ऐसे कोई चीज़ें यूज़ करते हैं जिसके कारण कुछ उनके जो थॉट प्रोसेस है उसमें चीज़ें इफेक्ट करती हैं। कॉग्निशन उनका जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। या पर्सनल क्राइसिस हो गया, जैसे कि पर्सनल क्राइसिस में जिसका, मान लीजिए किसी का फैमिली का कोई प्रॉब्लम है या डाइवोर्स है, या ऐसी चीज़ें हो गई। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे जॉब लॉस वगैरह हमने बात की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे व्यक्ति कोई झेल रहा है, इन सब चीज़ों से गुजर रहा है, तो उसके अंदर एक उसके समस्या के, इन सब घटनाओं के कारण कोई समस्या उत्पन्न हो जा रही है, तो वो चीज़ इसमें आती है। और इसमें क्राइसिस इंटरवेंशन जो होता है, इसमें सोशल वर्क जो होता है उसका मेन नेम यही होता है कि उस जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, उसको हेल्प की जाए कि वो अपनी जो पहले जैसे जो वो व्यक्ति था, जो समस्या से पहले जैसा वो था, उस तरीके से वो फिर से अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाए, खुद को उस तरीके से, जो सोसाइटी है, जो उसका बाकी चीज़ें हैं, जो उसकी फैमिली है, जॉब है, उसमें अच्छे तरीके से फिर से फंक्शन कर पाए जैसे वो पहले था, एक हेल्दी पर्सन जैसा। जो नैरेटिव थेरेपी है इसको डेवलप किया था मिस्टर वाइट एंड डेविड लिपस्टोन ने 1980 के दशक में। ठीक है, तो ये जो थेरेपी होती है इसका जो हम कह सकते हैं बेस, वो इस तरीके से होता है, मतलब ये इस पर आधारित होती है कि जो लोग होते हैं, व्यक्ति होता है, जो भी जो मतलब क्लाइंट होता है, उसके जीवन को समझने में, उसकी जो लाइफ है उसको समझने में, कि किस तरीके से उसकी समस्या जो है वो डेवलप हुई और कैसे उस समस्या का समाधान होगा, ये स्टोरी उस तरीके से काम करती है। ठीक है, और ये दोनों तरीके से ये हेल्पफुल हेल्पफुल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस तरीके से अपनी स्टोरी को लिखना चाहता है, मतलब कैसे वो अपने सॉल्यूशन पे काम करना चाहता है। और इसमें नैरेटिव थेरेपी के द्वारा जो होता है कि जो व्यक्ति होता है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाता है कि उसके लिए क्या चीज़ है जो हार्मफुल है और क्या उसके लिए अच्छा चीज़ है, क्या मतलब उसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, किस चीज़ को वो फोकस करेगा तो वो अपने लाइफ को बेटर बना पाएगा, पॉजिटिव तरीके से अपने अप्रोच को यूज़ कर पाएगा, वो इस पे फोकस करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नैरेटिव थेरेपेटिक टेक्निक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है एक्सटर्नलाइजिंग द प्रॉब्लम, मतलब इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपनी जो समस्या है उसको खुद से अलग करके देखने की कोशिश करता है ना। जैसे कि वो स्टोरी जब बता रहा होता है तो वो इस तरीके से नहीं बता रहा होगा कि ये मेरी स्टोरी है। वो एक स्टोरी जब लिख रहा होता है, अपनी जो कहानी वो लिख रहा होता है, वो इस तरीके से लिखता है कि ये समस्याएं हैं, कोई व्यक्ति है उसके साथ ये समस्या है। तो जब वो चीज़ें लिख रहा होगा तो उसको ये चीज़ समझ में आती है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो उसको मेंशन कर रहा होता है अपनी स्टोरी में। इसके बाद जो होता है दूसरी चीज़ होती है रीऑथरिंग द स्टोरी, मतलब जो व्यक्ति है
जब उसने अपनी कहानी को लिखा होता है, जो बताया होता है उसने, तो उसमें जो उसकी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उसको तो उसने फ़ोकस किया होता है, उसको समझ गया होता है। लेकिन जब इसको थेरेपिस्ट जब हेल्प करता है, तो वो कहता है कि अब वो तो थेरेपेटिक टेक्निक्स जो होता है, इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है एक्सटर्नलाइज़िंग द प्रॉब्लम, मतलब समस्या को बहिर्कृत करना। इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति अपनी समस्या जो बता रहा होता है अपनी स्टोरी के थ्रू, तो जब वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है, तो कहीं न कहीं वो अपने प्रॉब्लम्स को भी वहाँ पे मेंशन कर रहा होता है। तो उस प्रॉब्लम को वो हाइलाइट कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है अपनी समस्या से, क्योंकि जब ये थेरेपी यूज़ होती है तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वो अपनी स्टोरी को दोबारा लिखे। तो जब वो अपनी स्टोरी को दोबारा लिख रहा होता है, तो अपनी समस्याओं को अलग कर रहा होता है इसमें, और उसकी समस्याओं पे ज़्यादा फोकस, समस्याओं को छोड़कर समाधान पर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। तो वो रीऑथरिंग के द्वारा ये चीज़ें कर रहा होता है। तीसरी चीज़ आती है रिमेम्बरिंग, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपनी उन चीज़ों को याद करता है, शामिल करता है, जो कि उसको एक तरीके से रिसोर्सफुल बना रहा हो, उसको एक स्ट्रॉन्ग जो व्यक्ति है उसके रूप में उसको प्रदर्शित कर रहा हो। तो वो उन चीज़ों पे फोकस करता है जो वो पहले था, जब वो किसी समस्या में था उसके पहले जो उसके अंदर जो गुण थे, जो उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, जिसको वो इस समस्या के दौरान नहीं देख पा रहा था, वो उन चीज़ों पे फोकस करता है, वो अपनी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो ये स्टोरी और जो कोलैबोरेटिव स्टोरी टेलिंग होती है, इसमें क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को हेल्प कर रहा होता है कि वो अपनी स्टोरी को नए तरीके से लिख पाए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि मतलब कि पहले समस्या को स्टोरी के थ्रू ही वो अपनी समस्या को अलग कर रहा है, समझ रहा है कि मेरी समस्या क्या है, जो थॉट प्रोसेस है मेरा ऐसा क्यों है। फिर उस चीज़ को जब वो सब पहचान जाता है, समझ जाता है, तो फिर दोबारा से वो जब अपनी स्टोरी लिख रहा होता है, तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो सॉल्यूशन है, वो उस पर फोकस ज़्यादा करता है। और इसमें इस दौरान जब वो सारी चीज़ें लिख रहा होता है, तो वो अपने जो पॉजिटिविटी उसके अंदर थी, जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था, जो उसका स्ट्रेंथ था, जो उसके रिसोर्सफुलनेस थी, वो उस पे फोकस करता है कि वो पहले कैसा था और क्या उसके अंदर चीज़ें थी, वो कहीं न कहीं जो उसने छोड़ दिया था, वो उस पे ध्यान देता है कि उसके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो उसके स्किल सेट है, वो उस पे फोकस कर रहा होता है। और जो चौथी चीज़ होती है कि जो स्टोरी होती है, उसमें जो क्लाइंट होता है, वो स्टोरी तो लिख रहा होता है, लेकिन जो थेरेपिस्ट होता है, वो उसको गाइड कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी स्टोरी को लिखे, पॉजिटिव तरीके से समझे सारी चीज़ों को। तो ये 4 चीज़ें होती हैं अपनी थेरेपेटिक जो टेक्निक्स होती हैं, इसमें ये होती हैं। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति होता है वो नैरेटिव थेरेपी के द्वारा कैसे उसको हेल्प होती है, तो जैसे हमने बात की थी कि जो जब पहली बार वो अपनी कहानी लिख रहा होता है, तो उसके जो समस्या होती है वो उस पर फोकस कर रहा होता है, वो सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो कहानी में आगे बढ़ता है, बाकी चीज़ें होती हैं, और जब उसे दोबारा कहानी लिखने को अपना मौका मिलता है, बताने का मौका मिलता है, तो क्या होता है उसके अंदर वो चीज़ें जो उस थेरेपी के दौरान जो उसको सपोर्ट, जो हेल्प मिलनी चाहिए, जो थेरेपिस्ट थे, वो जो मिलती हैं, तो उसके अंदर एक नया पर्सपेक्टिव, जो एक नया उसका दृष्टिकोण है अपनी समस्या को लेकर, वो डेवलप होता है। तो वो सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहा होता है, वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे भी ध्यान दे रहा होता है। इसके अलावा जो उसके अंदर जो कोपिंग स्किल था, जो पहले वो दूसरों पे वो सारी चीज़ें डाल रहा होता है, या ऐसी कोई समस्या है जिसको उसको लगता है कि इसका कारण कोई व्यक्ति था जिसके कारण उसे ये समस्या झेलनी पड़ी, या कोई सिचुएशन थी, या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, जो वो दूसरों को दोष दे रहा होता है, वो तरीका अब नहीं करता है। वो अपना एक नया तरीका अपनाता है कि कैसे वो अपने स्किल को एनहेंस करे। अगर उसके पास जॉब की समस्या है, उसको जॉब नहीं है उसके पास, तो वो उसको कैसे करे, या उसका हेल्थ अच्छा नहीं है तो उसको हेल्थ इंप्रूव करना है, तो उसके लिए वो क्या करे। तो वो कोपिंग स्किल्स को डेवलप कर रहा होता है, यहाँ पे नेगेटिविटी को छोड़ के वो पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दे रहा होता है। इसके अलावा जो उसका रिलेशनशिप है लोगों के साथ, वो अच्छा हो रहा होता है, वो लोगों के साथ एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं नैरेटिव थेरेपी के द्वारा व्यक्ति कर पाता है ना। या एंजाइटी है, तो वो अपनी जो समस्या लेके जब जा रहा है किसी के पास, जो क्लाइंट वो जा रहा है अपनी समस्या लेके थेरेपिस्ट के पास, तो वो वहां पे अपनी बातों को रख रहा होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो कि डिप्रेशन में है, ठीक है। तो वो अपनी प्रॉब्लम जब लेके आता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम तो बताता है वहाँ पे कि मेरे साथ ये समस्या है, मैं डिप्रेशन में हूँ, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जब ये थेरेपी का यूज़ किया जाता है, जब उस थेरेपी के दौरान जो सेशंस होते हैं, वो जब इसके दौरान गुजरता है, तो उसके अंदर एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि वो समझ जाता है कि मुझे इस प्रॉब्लम को मैनेज करना है, मुझे इसको अच्छे से मैनेज करना है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में उभर कर आना है, ना कि ये जो मेरी समस्या है ये मुझे मुझे परिभाषित करे। मुझे एक डिप्रेसिव व्यक्ति बन के नहीं यहाँ पे रहना है,
जो इंसान की मेरी पहचान इससे नहीं होनी चाहिए कि ये व्यक्ति है ये डिप्रेशन में रहता है। वो कोशिश करता है कि वो कैसे इस समस्या को खुद समाधान कर पाए और उसे मैनेज कर पाए, इस पे वो फोकस करता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो उसे कोई किसी प्रकार का एडिक्शन है, तो जब व्यक्ति अपनी स्टोरी लिख रहा होगा दोबारा से, एक तो स्टोरी उसने बताई होगी जो भी उसका एडिक्शन का जो भी स्टोरी रहा होगा, लेकिन जब वो दोबारा से अपनी स्टोरी बता रहा होगा, लिख रहा होगा, तो वहां पे वो खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर रहा होगा जो कि स्ट्रांग है, जिसको अपने ऊपर कंट्रोल है, जो अपनी चीजों को बेहतर तरीके से कर रहा है, ना कि एक एडिक्टिव के रूप में। तो यहाँ पे व्यक्ति अपने आप को एक अलग तरीके से एक रिसोर्सफुल पर्सन के तौर पे देखता है, ना कि वही पुराना डिप्रेसिव इंसान या फिर एडिक्टिव इंसान जो कि किसी चीज को लेके समस्या से जूझ रहा है। वो खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है कि वो एक स्ट्रांग व्यक्ति है, वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकता है, और वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाइफ उसके कंट्रोल में है, ना कि वो किसी भी चीजों से कंट्रोल्ड है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं नैरेटिव थेरेपी में हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल जो है उसको हेलन हैरिस बर्डमैन ने दिया था 1950 के दशक में। इसके अलावा इनकी एक बुक भी आई थी, सोशल केस फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो हम बात करते हैं इस मॉडल के बारे में। तो जो बर्डमैन थी, इनका मानना था कि जो भी सोशल वर्कर होगा, जब वो अपनी क्लाइंट को असेस कर रहा होता है, तो उसको खास तौर से ध्यान रखना है कि वो एक समस्या का जो कोई एक समस्या है उसका समाधान एक टाइम पे करे। ऐसा नहीं है कि एक साथ आप कई समस्याओं को लेकर उस पर काम कर रहे होंगे। तो आपको जो भी समस्या है उसका समाधान एक एक करके करना है। दूसरी चीज इन्होंने कहा था कि जो इनकी मेथोडोलॉजी थी, कि आप जो प्रैक्टिस मेथोडोलॉजी थी, इनका मानना था कि जो सोशल वर्कर है उसको क्लाइंट की हेल्प इस तरीके से करना है कि क्लाइंट अपनी हेल्प खुद कर सके। मतलब कि अ, जो क्लाइंट है उसके अंदर ये चीज डेवलप हो जाए कि जब जब कोई समस्या का शुरुआत हो रहा है, जब वो एक छोटी समस्या के रूप में है, तभी जो क्लाइंट है उससे रिलेटेड उस चीज को वो तुरंत पहचाने, समझे, और उससे रिलेटेड वो अपना जो भी जो प्लान है, जो उसको जरूरत है उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें जो करने के लिए, वो इस पे ध्यान में रख के उसको उसी टाइम पे सॉर्ट आउट कर दे, अनकंट्रोल होने से पहले ही। मतलब कि समस्या इतनी बड़ी बढ़ जाए कि उसको किसी बाहरी व्यक्ति या थेरेपिस्ट की जरूरत पड़े, इससे अच्छा है कि वो उस समस्या को उस छोटे लेवल पे ही समाधान कर पाए। तो ये इस तरीके से क्लाइंट को सपोर्ट या हेल्प करना है, ये चीज उसके अंदर खुद ब खुद डेवलप हो जाए, दोबारा उसको आपके पास ना आना पड़े। और इस अप्रोच को हम पर्सनलाइजिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो है कि जो ये थेरेपी है, जो मॉडल है, इसका यूज अभी भी लोग करते हैं, प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, क्योंकि ये इस तरीके से काम करने में हेल्प करता है। इसकी जो इन्होंने प्रोसेस बताया था, उस प्रोसेस के थ्रू जो किसी व्यक्ति जो क्लाइंट है उसकी समस्या का समाधान बहुत अच्छे से हो पाता है, वो एक व्यवस्थित रूप में हो पाता है। तो इसका यूज अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स अभी भी करते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं कि ये हिंदी में भी है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए होंगे तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने जो एक अपनी चीज़ दी थी, ये 4P जो दिया था इन्होंने, कि जो भी सोशल वर्क प्रैक्टिस है, इसको करने के लिए, मतलब जब भी कोई समस्या आ रही है, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी व्यक्ति आ रहा है, ये 4 चीज़ें आपकी होती हैं। 4P होती है जो सोशल, इन्होंने 4P दिया था। हेलिन हैरिस पर्लमैन ने 4P दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो सोशल वर्क है उसमें ये प्रोसेस के दौरान जो उसकी प्रैक्टिस होती है उसके दौरान ये 4 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। इसमें सबसे पहला होता है पर्सन। यहाँ पे पर्सन का मतलब है जो कि जो ऐसा इंडिविजुअल जिसको हेल्प की जरूरत है। ठीक है। यानी कि आपका ये क्लाइंट होगा, उसको यहाँ पे हम पर्सन मानते हैं, क्लाइंट को। ठीक है। इसके बाद जो होती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब जो समस्या है। ठीक है। प्रॉब्लम का मतलब हो सकता है कोई व्यक्ति है जिसको एंजाइटी है, ठीक है, डिप्रेशन है, या ऐसी कोई भी चीज़ है, वो उसकी प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहा है। दूसरी चीज़ है प्लेस। प्लेस मतलब कि वो इन्वायरमेंट जहाँ पे पर्सन रहने वाला है और जहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है एजेंसी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आएगा तो आप उसको जो भी आप उसका थेरेपी या जो भी चीज़ें आप करेंगे, तो आप कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं करेंगे रैंडम किसी जगह पे। वो एक एजेंसी होगी जहाँ पे व्यक्ति आएगा, अपनी समस्या बताएगा। ठीक है। वहाँ पे आपका जो सोशल वर्कर होगा वो वहाँ पे होगा, वो वहाँ पे आके उनसे बात करेगा, अपनी समस्या को बताएगा।
चौथी चीज़ जो होती है प्रोसेस होती है, मतलब कि ये पूरा जो जो समस्या से लेकर समाधान का एक आप कह सकते हैं प्रॉब्लम से लेके, मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके उसका सॉल्यूशन तक का जो भी प्रोसेस होता है, जो स्टेप्स होते हैं, वो आपका हो जाता है सोशल वर्कर का, वो आपका प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब कि ये पूरा प्रोसेस जो होगा कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या है, फिर मतलब एक प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हो सकता है चार पांच प्रॉब्लम हो, उसमें से मेजर प्रॉब्लम क्या आपने वो ढूंढा, फिर आप प्रॉब्लम आपने ढूंढ लिया, उस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो आपने ढूंढे, कितने, अब उसमें से कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है आपने वो ढूंढा, फिर उस सॉल्यूशन को आपने जो भी आपने जो प्लान ऑफ एक्शन या जो भी चीज़ें बनाई हैं आपने उसको क्या किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उसको मॉनिटर किया कि वो सही चीज़ें हो रही हैं या नहीं, फिर आप देखोगे कि आप उसका फॉलोअप लोगे कि जो समस्या थी उसका समाधान हुआ कि नहीं। उसके बाद क्या करोगे, आप फॉलोअप लेने के बाद ये देखोगे अच्छा समाधान हो गया तो इसको हम जो ये प्रोसेस इसको एंड करते हैं, अगर नहीं हुआ होगा तो आप उसको मॉडिफाई करके फिर दोबारा से चीज़ें कर रहे होंगे, तो प्रोसेस के दौरान ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। ये आपका हिंदी में है, जो हिंदी वाले हैं वो देख सकते हैं, हिंदी लर्नर्स के लिए ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड, सॉल्यूशन फोकस थेरेपी। इसको डेवलप करने के लिए जो दो लोग आए थे वो है सेजर एंड बर्ग, जिन्होंने 1980 के दशक में इसको दिया था। इसमें जो व्यक्ति होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, हम उसकी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, है ना, और उसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन फोकस्ड है। यहाँ पे समस्या को मेन नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन पे ध्यान दिया जाएगा, खास तौर से सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें जो खास तौर से ये ध्यान दिया जाता है, जो व्यक्ति है, मतलब जो क्लाइंट है, वो अपने आइडियाज़ को कैसे यूज़ कर रहा है, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूज़ कर रहा है, और अपने समस्या को कैसे समाधान कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसको मेन जो होता है, क्लाइंट ही अपनी समस्या को समाधान कर रहा होता है, उसको मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल रहा होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स यूज होते हैं, जिसके थ्रू जो क्लाइंट होता है वो अपना जो भी उसकी समस्या है उसका समाधान करने के लिए जो भी उसने एम बनाया हो, गोल बनाया हो, थेरेपिस्ट के साथ मिलकर वो उस पर ध्यान देता है। ठीक है, और इस पे मेन फोकस आपका होप और कोलेब्रेशन पे होता है, मतलब कि आशा और सहयोग पर महत्व देता है, कि मतलब कैसे तरीके से कोलेब्रेशन के थ्रू वो सारी समस्याओं को समाधान कर सके, मेन इस पे ध्यान देता है। चलिए इसको हम डिटेल में आगे समझते हैं। जो इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, क्योंकि तो ये पास्ट की चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। पास्ट इन द सेंस कि आपकी समस्या से संबंधित चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेगा कि वो समस्या है, ये नहीं दिखाएगा कि समस्या क्या ही चल रही थी, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, वो एक हद तक देखेगा, बट वो पीछे की बहुत सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करेगा, वो इस पे फोकस करेगा कि आपके प्रेजेंट की चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सके, ताकि आप जो आपने जो पास्ट में झेला है वो आप प्रेजेंट में ना झेलो, प्रेजेंट को कैसे इंप्रूव किया जाए ताकि आपके फ्यूचर में वो चीज़ें, वो जो समस्या है आपके फ्यूचर में ना आए, वो यहीं पे सॉल्व हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने कहा कि ये सॉल्यूशन और जैसे कि सॉल्यूशन फोकस थेरेपी है, तो ये प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करती है। ठीक है, और इसका कहना है कि प्रॉब्लम जो है उसका कारण सिर्फ एक नहीं है ना, सिर्फ प्रॉब्लम, मान लीजिए अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसका कारण सिर्फ एक नहीं हो सकता, उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका जॉब से रिलेटेड कोई समस्या हो, मतलब ऑफिस प्रोफेशनल कोई उसकी समस्या हो, साथ ही साथ उसके घर में कोई समस्या चल रही और हो सकता है कि उसका किसी और कोई और भी कारण हो सकता है उसका हेल्थ इशू हो, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंसान को परेशान करते हैं। कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कारण से परेशानी झेल रहा होता, उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं उसको इस तरीके से उसकी पर्सनालिटी को डैमेज करते हैं कि वो अपना जो एक उसकी पर्सनालिटी है वो चेंज हो जाती है, और वो एक मतलब हम कह सकते हैं एक बीमार व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखने लगता है, वो देखता है कि वो अपनी हेल्प नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसकी डेवलप इस तरीके से हो जाती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी व्यक्ति को एक बीमार व्यक्ति के रूप में दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हमने बात किया कि जो इसका मेन प्रिंसिपल है इसमें, कि जो व्यक्ति होता है उसका खुद का जो रिसोर्स होता है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी स्किल सेट है, वो उसका यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल होती है, कुछ उसका स्ट्रेंथ होता है, उसकी कोई अपना कुछ तरीका होता है, लेकिन व्यक्ति जब समस्या में होता है वो उस चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता है। तो ऐसे में जो क्लाइंट, जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट की हेल्प करता है कि वो अपने जो उसका स्ट्रेंथ है, जो बाकी चीज़ें, वो उस पर ध्यान दे, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी कि सॉल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रॉब्लम।
और चेंज पॉसिबल है, मतलब कि अगर इसको अच्छे से ध्यान में रखा जाए, अगर इसकी जो स्टेप्स इसको फॉलो किए जाएंगे तो ये परिवर्तन हो सकता है, आदमी उस समस्या से निकल सकता है। तो ये इस पे ध्यान देता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो व्यक्ति को चैलेंज करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को ध्यान में ना देके बल्कि सॉल्यूशन पे ध्यान दे। तो जैसे इसके कुछ मेरिकल क्वेश्चन, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मेरिकल क्वेश्चन मान लीजिए है, तो इसमें क्या होगा कि व्यक्ति से पूछा पूछा जाएगा या व्यक्ति खुद इस पे ध्यान देगा कि जो उसकी प्रॉब्लम है क्या उसका सॉल्यूशन है, क्या जो समस्या है उसका कोई सॉल्यूशन है, अगर हाँ है तो वो उसकी सॉल्यूशन पे ध्यान देगा। और अगर उसका कोई समाधान नहीं है, मतलब आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आपके हाथ में नहीं है, तो आपको उसकी चिंता छोड़नी है। तो वो आपके हाथ में ही नहीं है, आप उसको इम्प्रूव कर ही नहीं सकते हो। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है आप उसको नहीं कर सकते हो, आपके थ्रू वो चीज़ें नहीं हो सकती, तो आप उसको छोड़िए। लेकिन अगर आपके हाथ में है कि आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ आती है एक्सेप्शन क्वेश्चन होते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को लगता है कि उसकी कोई समस्या है, लेकिन उसका एक्चुअल में वो कोई समस्या नहीं होती है। तो इस चीज़ को, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि व्यक्ति जो क्लाइंट है वो समझ पाए कि जिस चीज़ को वो प्रॉब्लम समझ रहा है क्या एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक छोटी सी कोई कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसी इशू है जो कि तुरंत सॉल्व हो सकती है सिर्फ उसके विचार को बदलने से, उसके सोच के बदलने से। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। इसके अलावा एक स्केलिंग क्वेश्चन होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने प्रॉब्लम को कैसे रेट कर रहा है, कि मतलब उसकी समस्या कितनी बड़ी है। 1 अगर होगा तो उसकी समस्या बहुत छोटी है, और ऐसे ही नंबर बढ़ने के साथ उसका क्या होगा कि उसकी समस्या का जो सीरियसनेस है वो बढ़ता जाएगा। तो वो उसकी प्रॉब्लम क्या उतनी बड़ी है, तो वो उस हिसाब से इसको रेट करता है। दूसरा कोपिंग क्वेश्चन होता है कि जैसे कि उसकी समस्या जो है, क्या ऐसी कोई समस्या उसने पहले भी झेली है, अगर हाँ झेली है तो उसको उसको कैसे सॉल्व किया। तो ये सारी चीज़ें होती है, व्यक्ति के अंदर डेवलप होता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ था, तो मैंने उसको सॉल्व किया, तो मैं ही था जिसने उसको, मैं इस समस्या से निकल के आया। तो व्यक्ति के अंदर एक कोपिंग मैकेनिज्म जो डेवलप होता है अपने ही एक्सपीरियंसेस से, वो इस पे फोकस कराता है। इसके अलावा रिफ्रेमिंग होता है कि मतलब कि जो उसकी प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो उसको नए तरीके से पॉजिटिव वे में रिफ्रेम करे। मतलब वो एक तरीके से उसको, उसने समस्या को एक नेगेटिव तरीके से उसने बता दिया, अपने विचार जो आइडियाज है, जो उसके दिमाग में जो फीलिंग्स इमोशंस है, उसको नेगेटिव तरीके से बता दिया। फिर वो कोशिश की जाती है कि उसको इस तरीके से उसको सपोर्ट किया जाए, हेल्प किया जाए कि वो अपनी जो समस्या है उसको रीडिफाइन करे, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गए, है ना। जैसे कि उसको डिप्रेशन की समस्या है, तो डिप्रेशन की उसकी समस्या है, उसने बताया कि मुझे डिप्रेशन है, तो ये उसने इस तरीके से उसको बताया, ठीक है। लेकिन उसको कहा जाएगा कि मैं, मुझे डिप्रेशन है और उसको मैं अपने मेडिटेशन के थ्रू मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस तरीके, क्या मैं उसको मेडिटेशन के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे कुछ मतलब क्वेश्चन उसके दिमाग में खुद आते हैं, तो वो उस चीज़ को रीडिफाइन करता है और समझ पाता है कि हाँ इसका सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं, कुछ पूछा जाता है थेरेपिस्ट द्वारा, ताकि वो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसका सॉल्यूशन व्यक्ति, जो क्लाइंट होता है वो खुद ढूंढता है, और वो अपने जब उत्तर दे रहा होता है, जब आंसर कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो उसका सॉल्यूशन बता रहा होता है। इस तरीके से उसका जो माइंड प्रोसेस होता है, जो उसका कॉग्निशन होता है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गया उत्तर तक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं। तो जो ये थेरेपी होती है, इसके इसके ये वाइड रेंज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, क्योंकि हम सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, तो ये बड़ी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म होता है, एफिशिएंट होता है, मतलब कि इसका कुछ सेशंस होते हैं जिसको चलाया जाता है, और काफ़ी यूज़फुल होता है। और क्लाइंट सेंटर्ड होता है, मतलब कि क्लाइंट को मेन यहाँ पे रखा जाता है, वो सेंटर में होता है, वो उसी हिसाब से सारी चीज़ें कर रहा होता है। इसके अलावा पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जो व्यक्ति है, जो क्लाइंट है, उसको आशावादी बनाने की कोशिश की जाती है, उसके अंदर उसको सशक्त किया जाता है कि जो उसकी समस्या है वो उस पे ध्यान दे, लेकिन इस तरीके से दे कि उसका सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करे। वो समस्या अपना बताए कि हाँ मुझे ये समस्या है, लेकिन साथ में वो उसका सॉल्यूशन भी बता रहा होगा, तो उसको उस लायक हम बनाने में हेल्प करते हैं कि वो खुद की समस्या का समाधान कर पाए। तो ये हमारा था आपका सॉल्यूशन फोकस जो थेरेपी था। अब हम बात करते हैं टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस के बारे में। तो जो टास्क सेंटर्ड जो प्रैक्टिस है, इसको दिया था विलियम रेडने और लोरा एप्स्टेन ने 1960 के दशक में, ठीक है। और ये शॉर्ट ओरिएंटेड होता है और गोल ओरिएंटेड होता है। इसके अलावा इसका जो होता है कि जो व्यक्ति होता है, जो मतलब क्लाइंट होता है, वो अपनी समस्याओं को स्वयं हल करता है, ठीक है। और इसको हेल्प करने में मतलब इस समस्या का समाधान करने में जो थेरेपिस्ट होता है वो उसको हेल्प करता है, वो उसको गाइड करता है, उसकी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव तरीके से मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। और ये स्ट्रक्चर्ड और प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क पे काम करता है, मतलब इसके कुछ अपने सेशंस होते हैं जिसके थ्रू सारी चीज़ें होती हैं, और ये
जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन पे फोकस करता है, मेन प्रॉब्लम से ज़्यादा इसका जो होता है सॉल्यूशन फोकस्ड होता है ये। ठीक है। इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स यही होती हैं कि जो प्रॉब्लम होती है इनको ये छोटे छोटे पार्ट्स में बांटता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बड़ी सी समस्या लिया गया, कोई बड़ी समस्या है उसको सॉल्यूशन पे सीधे लग गया, नहीं, उस समस्या को देखा जाता है, उस समस्या के पीछे क्या कारण है, उसके उसके कारण का पता लगाया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद उसके उसमें कौन कौन मेन समस्या है उसका पता लगाया जाएगा। फिर उस मेन समस्या के बाद उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। फिर जो सॉल्यूशन है उसमें से जो बेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन उस पर ध्यान दिया जाएगा। फिर उस बेस्ट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर उसका जो आउटकम होगा वो भी सारी चीज़ें होंगी। तो इसको पार्ट वाइज किया जाता है और छोटे छोटे सेशंस में किया जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति होता है उसका जो खुद का रिसोर्स होता है, मतलब उसकी जो स्किल होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, उस पे फोकस किया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाए। तो ये क्लाइंट, क्योंकि ये क्लाइंट सेंटर थेरेपी है तो क्लाइंट के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्लाइंट को ही इसमें मेन, एक तरीके से वो ही मेन अपना हीरो होता है, वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर रहा होता है। इसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है उसको कि वो अपनी चीज़ों को बेटर तरीके से सॉल्व कर पाए। और इसके अलावा जो होता है ये चीज़ें जो होती हैं थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि इसके सेशंस होते हैं, तो धीरे धीरे ये होता है, ग्रेजुअली बढ़ता है। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और इसके बेनिफिट क्या है कि क्योंकि इसके सॉल्यूशन, इसका सेशंस होते हैं तो सेशंस के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सेल्फ जो शॉर्ट टर्म और एफिशिएंट दोनों चीज़ें होती हैं इसकी। गोल ओरिएंटेड है, मतलब कि मेन फोकस इसका है कि कैसे सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम को, ये इस पे काम कर रहा है। और क्लाइंट सेंटर्ड है क्योंकि भाई क्लाइंट को लेकर मेन ये चल रहा है। उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड होता है, इजी टू फॉलो होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि जो क्लाइंट जो इसका जो थेरेपिस्ट होता है वो अपना कुछ सेशंस उसने डिज़ाइन किए होते हैं उस हिसाब से, और वो क्लाइंट के साथ मिलके उसको उस सेशंस को कंडक्ट करता है, और साथ ही साथ फॉलोअप लेता रहता है, और एक स्टेप के बाद एक स्टेप जो उसको पार करना होता है क्लाइंट को, वो करने के बाद सारी चीज़ें जो सॉल्यूशन होता है उसका सॉल्यूशन दे दिया जाता है। तो ये सारी कुछ थियरीज थी, थेरेपीज थी जिनके बारे में हमने आज बात किया। और इसके मेन आपको ध्यान रखना है कि जो भी इनके जो डेवलपर, मतलब जो जिन्होंने इसको डेवलप किया है उनके बारे में आपको पता हो कि इस थेरेपी जो है उसको किसने डेवलप किया है और इसका प्रोसेस क्या होता है और इनका फोकस किस पे होता है। आप देखोगे कहीं पे प्रॉब्लम को मेन रख के रखा गया है, कहीं पे सॉल्यूशन को मेन रखा गया है, और कहीं पे प्रेजेंट चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखा गया, कहीं पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखा गया। आप ये सारी चीज़ें, ये जो आप है इसका रिवीजन कर लीजिएगा खुद से, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, उसमें हम कुछ थ्योरीज के बारे में जानेंगे जो कि हमारे सोशल वर्क में यूज़ होती हैं। अलग अलग जो हमारे सेशंस हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें ऐसे मिलती रहेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि हम कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हो कि हम उसको कवर करें और आप सजेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में वो टॉपिक्स बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।